नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के ठीक 2 साल बाद आपको याद होगा कि 5 अगस्त यानी कि इसी अगस्त के महीने में लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल यानी अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया था। और उसके ठीक 2 साल बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी श्रीनगर आज पहुंचे। इस राज्य में जाने की कोशिश राहुल गांधी पहले भी 2 साल पहले भी कर चुके हैं, और लेकिन वो श्रीनगर एयरपोर्ट से लौटा दिए गए थे। आपको याद होगा, वहां रोक दिया गया था, उसके बाद वहां से वो वापस आ गए थे। खैर, अब राहुल गांधी का दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब हाल ही में जम्मू कश्मीर के प्रमुख दलों के नेताओं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक की और राज्य में विकास की नई इबारत लिखने का वादा किया, दावा किया। जबकि केंद्रीय राज्य विदेश मंत्री कहें तो मीनाक्षी लेखी ने कश्मीरी पंडितों को लेकर के पिछले दिनों एक बयान दिया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। खैर, आगे बढ़ें और सीधे राहुल गांधी जब श्रीनगर पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस के नए दफ्तर का वहां उद्घाटन किया और उसके साथ साथ माता खीर भवानी मंदिर में पूजा की और हजरत बल दरगाह भी गए राहुल गांधी। खुद का कश्मीर से नाता बताते हुए राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा देने के साथ साथ वहां चुनाव कराने की मांग भी नरेंद्र मोदी सरकार से की है। और इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए जमीन और रोजगार यानी भूमि और रोजगार के अधिकारों की वकालत की है। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी ने सीधे कश्मीर से नरेंद्र मोदी की सरकार को क्या चुनौती दी है, वहां पहुंच करके राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, ये देखने की कोशिश करें, ये समझने की कोशिश करें और उसके बाद सीधे आगे बढ़ेंगे। तो राहुल गांधी की एक बाइट जरा सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि मैं वापस आ रहा हूं घर आना। बहुत अच्छा। सिर्फ जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण नहीं हो रहा है, आज आक्रमण पूरे हिंदुस्तान पर हो रहा है। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि पार्लियामेंट में हमें उठाना चाहिए, मगर पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते, पार्लियामेंट में हमें दबा देते। पार्लियामेंट में मैं पेगासस के बारे में, राफेल के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता। और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं, जुडिशरी पे आक्रमण कर रहे हैं, विधानसभा लोकसभाओं पे, राज्यसभा पे आक्रमण कर रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे प्रेस के मित्र हैं, मगर जो सच्चाई को लिखनी चाहिए ये नहीं लिखते हैं। मगर मैं आपको यहां मेन मैसेज ये देना चाहता हूं कि मैं आपके साथ इज्जत का रिश्ता, प्यार का रिश्ता चाहता हूं। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं और हम लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को और जो उनकी विचारधारा, हिंदुस्तान को बांटने की विचारधारा, हिंदुस्तान को तोड़ने की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उनको हम हराएंगे, क्योंकि ये हमारे देश का कल्चर है। ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर का कल्चर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का कल्चर है। तो ये पूरे हिंदुस्तान का कल्चर है, सिर्फ जम्मू कश्मीर का कल्चर नहीं है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि कश्मीर की धरती से राहुल गांधी ने मोदी सरकार के लिए नई चुनौती पेश की है। लेकिन इधर दिल्ली में उनकी अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस के G23 ग्रुप के जो ग्रुप 23 है, उसके नेता यही कांग्रेस के भीतर नाराज चल रहे हैं। जो नाराज चल रहे हैं उनमें से राहुल गांधी के लिए फिर से चुनौती खड़ी करते हुए वो नजर आ रहे हैं। दरअसल कल वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के घर पर गैर भाजपाई दलों की डिनर डिप्लोमेसी दिखी गई। कल शाम को, रात को कपिल सिब्बल के घर डिनर पर गांधी परिवार को छोड़ करके G23 समूह वाले कांग्रेसी नेताओं समेत कुल 17 विपक्षी दलों के 45 नेता शामिल हुए। और बताया यह जा रहा है दोस्तों कि रविवार को कपिल सिब्बल का जन्मदिन था, इसीलिए सोमवार को डिनर रखा गया था। वैसे यह डिनर काफी खास था क्योंकि इसमें वो दल भी शामिल हुए जो आमतौर पर कांग्रेस से दूर रहते हैं।
कौन कौन से दल थे जरा आपको बता दूं। उसमें टीएमसी, एनसीपी, टीडीपी, आरजेडी, टीआरएस, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, अकाली दल, डीएमके, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आरएलडी जैसे तमाम दल इस डिनर डिप्लोमेसी में शामिल हुए। तो कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक मोदी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द राजनीति गर्म हो रही है, घूम रही है। और दोस्तों आज चर्चा जो है इसी पर हम करेंगे न्यूज पॉइंट में। और इस चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, 3 खास वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ है। आइए आप सबका परिचय करवाऊं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुराग चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब परिचित हैं अनुराग जी से। अनुराग जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं और आप सब उनसे भी परिचित हैं। और साथ में जुड़े हुए हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, उनसे भी आप सब परिचित हैं। तो आप तीनों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं अपने तमाम दोस्तों का जो अब तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं। एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी जहां हुंकार भर रहे हैं, ललकार रहे हैं सीधे कश्मीर से, कश्मीर की श्रीनगर से। और श्रीनगर में आप जानते हैं कि इस वक्त मौसम भी बहुत ही खुशनुमा है। और राहुल गांधी 2 साल बाद ठीक इसी महीने, जो अगस्त की बात कर रहा हूं, अगस्त का महीना कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए काफी खास अब माना जाने लगा है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया था और उसके बाद से कश्मीर को 2 भाग में बांट दिया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, आप सब जानते हैं। और अब जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर पहुंच करके राहुल गांधी ने बताया कि मैं भी यहीं का हूं, कश्मीर, और वहां से कश्मीरियत की जो बात की है यही समझने, देखने और सोचने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ इधर डिनर डिप्लोमेसी में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हुआ है, उसकी चर्चा। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी की चर्चा करने से पहले सीधा चर्चा करना चाहता हूं कपिल सिब्बल की डिनर पार्टी की, जो कल रात को हुई है, उस पार्टी की चर्चा करेंगे। और राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट से लेकर के कपिल सिब्बल के डिनर तक एक हफ्ते में गैर बीजेपी दलों की अलग अलग रंगत दिखाई दी है। और खासकर कल की पार्टी में आम आदमी पार्टी, अकाली दल और बीजेडी जैसे दलों का डिनर में शामिल होना, इस पर चर्चा करना जरूरी है और यह समझने की कोशिश यहां हम करना चाहेंगे। अनुराग जी, सीधे आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ जब राहुल गांधी के साथ 14 पार्टियों की का जो मिलन हुआ था और उसमें खासकर जो नाश्ते पर राहुल गांधी ने बुलाया था, उसमें आम आदमी पार्टी, बीएसपी और अगर देखें तो ये जो खासकर पार्टी है जिसमें कि अकाली दल है, चाहे बीजेडी है या टीआरएस है, ऐसे दल नहीं थे। लेकिन कल वाली पार्टी में ये तमाम दल थे और खासकर आम आदमी पार्टी, बीजेडी जैसे दलों का शामिल होना क्या एक तरह से नए विपक्षी एकजुटता का ये संदेश है, ये माने। दूसरी तरफ अगर कपिल सिब्बल अपने यहां डिनर पार्टी कर रहे हैं तो वहां गांधी परिवार के किसी को नहीं बुलाना, ये अपने आप में खटकता है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल जी ने जो जन्मदिन की मौके पे जो दावत दी थी और उसमें इतने विपक्षी दलों की हाजिरी जो थी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम है। मैं ये नहीं मानता कि कपिल सिब्बल कोई भाजपा को के बहुत पक्षधर है या भाजपा के, वो एक विपक्ष के नेता है। और साथ ही साथ वो कांग्रेस G23 जो है और उसके आसपास जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंतर्गत एक स्टोरी जो बनाई जा रही है या जो एक सोचा जा रहा है, वो उसमें मुझे थोड़ा संशय लगता है। क्योंकि अगर एक बड़ा राजनीतिक गठबंधन बनाना है भाजपा के खिलाफ, तो उसमें कांग्रेस को मुख्य होते हुए भी उसको एक बड़ा दिल बनाना पड़ेगा, एक बड़ा समझौता करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि कांग्रेस के आज सांसद है, तो उसको यह तय करना पड़ेगा कि 2024 के चुनाव में उसको कितने मिल सकते हैं। लीजिए कि 120 का वो टारगेट रखते हैं कि हमें 120 की संख्या तक पहुंचना है। जैसे मैं महाराष्ट्र का ही एक उदाहरण देना आपको चाहूंगा। महाराष्ट्र में अभी कांग्रेस का केवल एक सांसद सदस्य है, जो कि पहले शिवसेना में था, लेकिन उसको भी अशोक चौहान ने जब बहुत अपना दबाव डाला तो उनको विदर्भ से चुनाव लड़ने का मौका मिला था। अब मान लीजिए कि तीनों पार्टियां चुनाव लड़ती
हैं। 48 सीटों में से अभी कांग्रेस का जब एक है तो उसको 48, ये कोई नेहरू का काल नहीं है, न कोई का काल है कि 48 में से 48 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और उन्होंने बहुत सारा अकेले चुनाव लड़के वो सारी विजय पा सकते हैं। अगर एनसीपी और शिवसेना अगर उनके साथ में नहीं होते हैं तो उनके लिए 10 क्या वापस से 5 या सीटें भी जीतना मुश्किल का काम होगा। इसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर जैसे है जहां पे कई कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं, जैसे उड़ीसा है, पंजाब है, तमिलनाडु, ये तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, जहां पर कि कांग्रेस और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनमें काफी स्पर्धा है। लेकिन अगर कांग्रेस को हिंदुस्तान में जमहूरियत बचानी है, सेकुलरिज्म बचाना है, तो उसको, क्योंकि वो एक बड़ा दल है, इसलिए उसको अपना दिल भी बड़ा करना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि अगर इस सारी सभा में, क्योंकि अगर राहुल गांधी जैसे ही आ जाते हैं या गांधी परिवार का कोई सदस्य आ जाता है तो सारा का सारा फोकस जो है वो गांधी परिवार के सदस्य पे ही चला जाता है, और जिसे बहुत सारे लोगों के मन में कई रिजर्वेशंस हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई खराब बात है। अब जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावी दल है वो समाजवादी पार्टी है। वहां कांग्रेस का उतना बड़ा कोई भूमिका ही नहीं है। चौथे नंबर पे ये कहेंगे जैसे कि आपने 70 सीटें लड़ ली और 20-25 पे ही आप सीरियस लड़े और बाकी के जो आप अध्यक्ष और जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण हैं वो टिकट देते हैं, इस तरीके के भी आरोप लगते हैं। तो कांग्रेस अगर इस सारे मैदान में रहना चाहती है तो इस तरीके की एक्सरसाइज, इस तरीके के अभ्यास कांग्रेस को करने चाहिए। और अगर कपिल सिब्बल है या और पृथ्वीराज चौहान है, कि इनका खुद का कोई चांदनी चौक में आपने देखा कि कपिल सिब्बल को केवल 18% ही मत मिले थे, तो वो कोई ऐसे हैसियत वाले या बहुत ज्यादा उथल पुथल कर देने वाले लेकिन वो काफी डिपेंडेंट और काफी अपने हिसाब से सोचने वाले राजनेता तो नहीं, लेकिन एक रणनीतिकार हो सकते हैं। और जिस तरीके से अगर आप आउटसोर्स करके प्रशासन को या और लोगों को अपनी राजनीतिक गोटियां फिट करने के लिए दे सकते हैं, तो उससे अच्छा मुझे लगता है कि इस तरीके के अगर बातचीत होती है, संवाद होता है, और अगर उसमें गुट जैसे व्यक्ति ये भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस गांधी परिवार के कल आता है, तो इसमें इस तरीके की बातें सुनने के लिए कांग्रेस को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की अभी हैसियत वो 400 से ऊपर वाली या 300 वाली नहीं है। क्योंकि अगर गठबंधन बनता है और तो भारतीय जनता पार्टी को भी इसके रूप में अपने को गठबंधन की या एनडीए को भी अपने जो गठबंधन साथी हैं उनसे बराबरी का व्यवहार करना पड़ेगा। और आज आप जो देखते हैं कि नरेंद्र और अमित शाह का एक छत्र राज्य हो गया है, एनडीए में हो गया है, बीजेपी पे हो गया है, वो धीरे धीरे टूटेगा। वो रात भर एक ऐसे नहीं टूटेगा कि कांग्रेस 300 सीटों ले आएगी और उसकी वाहवाही हो जाएगी। राजनीति में संभव नहीं है, क्योंकि ये जो है ये अंक गणित के हिसाब से चीज बढ़ती है, ये ज्योमेट्रिकल राइज नहीं होता। 16 का 32, 32 का 64 नहीं होता है। ये अगर सीटें हैं 50 की 70 सीटें आएंगी, 80 सीटें आएंगी, और उसके बाद आपको तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं तो आप देखते हैं कि जो पार्टियां अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं उनका अभी राजनीति में कोई ज्यादा भविष्य नहीं है। तो मैं इस तरीके की मीटिंग्स का स्वागत करता हूं और ये मानता हूं कि ये काफी पॉजिटिव चीज है। और इसमें मुझे कोई गांधी परिवार को दरकिनार करके और इस तरीके से उनको उनके खिलाफ सब षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं इस थ्योरीज को नहीं मानता। क्योंकि गांधी परिवार में भी अभी देखिए विदेश में है, राहुल जी कश्मीर गए हुए हैं या सोनिया जी बीमार हैं, तो उनके बगैर भी अगर कांग्रेस में इस तरीके के लोग बाग आते हैं, अपनी बातचीत कहते हैं और विपक्षियों से संवाद कर पाते हैं, मुझे इसमें उपलब्धि यही लगती है कि उन्होंने कम से कम अकाली दल को, बीजेडी को और आम आदमी पार्टी को अपने घटित किया। भले ही वो उनके दिन की पार्टी हो, लेकिन दिन के बहाने
सबको धोखे में रख के विपक्ष एकता की बात की थी। ये नहीं कि वो कोई बच्चे थे, वो सबको मालूम था कि यहाँ पर कौन कौन आने वाले हैं, क्या चर्चा होगी, और जिस तरीके से सारी बातचीत का स्वरूप बना है, मुझे लगता है ये काफी पॉजिटिव चीज है और ये विपक्षी एकता के लिए ऐसी बैठकें कई बार होनी चाहिए। जी राजीव जी। जी, ऐसी बैठकें होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और लेकिन थोड़ा सा इस जो डिनर की जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे और सीधे उस सवाल के साथ प्रकाश जी आपके पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। सुभाष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीमा खातून हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ मोहम्मद असलम हैं, फिर असलम चिश्ती भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित घोगरकर हमारे साथ बने हुए हैं, नरेंद्र पाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। अरबाज खान भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, सुकुमार बनर्जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं। आफसा खान हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, मोहम्मद राशिद हैं, पप्पू कद हमारे साथ में हैं, देवेंद्र माहिच हमारे साथ बने हुए हैं, एम ए राजा हैं, सुमैया ट्रेवल सबसे तेज हमारे साथ, देवेंद्र चटर्जी भी हैं, लव फॉर एनिमल्स हैंडल से भी हैं, हसमुद्दीन भी हैं। तो तमाम साथी आप हमारे साथ बने रहिए। और सरफराज हुसैन भी, फरहान भी, कयाम खान भी और जुबैर अहमद भी, तमाम आप लोगों का एक बार जो हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, आप लोगों को बता दूं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं सीधे राहुल गांधी एक तरफ जहां श्रीनगर पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ कल शाम को एक डिनर पार्टी रखी थी कपिल सिब्बल जो कि वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके साथ साथ कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनके घर पर जो डिनर पार्टी हुई थी उसमें कई दलों के नेता आए और ऐसे दलों के नेता भी आए जो अभी तक अमूमन कांग्रेस की जो बैठकें हुई हैं खासकर राहुल गांधी की लीडरशिप में, उन बैठकों में नहीं आए थे ऐसे नेता। उसमें खासकर बीजेडी, टीआरएस और आम आदमी पार्टी के नेता भी कल शामिल हुए थे, कल रात को डिनर पर जब बुलाया था। और उससे पहले एक दिन पहले यानी कि रविवार को, परसों कपिल सिब्बल का जन्मदिन था और उसी जन्मदिन की पार्टी कही जा रही है जो कि डिनर पर दी गई थी कल रात को। तो इस डिनर पार्टी में खासकर लोग थोड़ा सा चौंक इसलिए गए कि वहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी या गांधी परिवार से कोई नहीं था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, जैसा अभी हमारे साथी अनुराग चतुर्वेदी जी बता भी रहे थे, प्रियंका गांधी इस वक्त विदेश में हैं, राहुल गांधी आज सीधे पहुंचे हैं श्रीनगर और दूसरी तरफ सोनिया गांधी बीमार हैं। हो सकता है यह भी कारण रहा होगा कि इस परिवार से कोई नहीं पहुंचा। लेकिन जो बैठक हुई है, जो डिनर हुई है, उस डिनर में G23 जिसको लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल कौन उठा रहा है? क्या कांग्रेस के अंदर खाने में इतनी रस्साकशी है, खींचतान है कि कांग्रेस जो है अंदर अंदर कमजोर हो चुकी है? कांग्रेस के अंदर क्या किसी तरह के ऐसे सवाल लीडरशिप को लेकर के सवाल उठ रहे हैं? क्या ऐसी तमाम बातें पिछले दिनों हो रही हैं? क्या ये सारी बातें एक षड्यंत्र के तहत जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो कर रही हैं, जो लीड कर रही है अपोजिशन, जो इस वक्त पोजीशन में यानी कि जो सरकार में है वो यानी बीजेपी, वो कुछ ऐसा कुछ करवा रही है क्या? बहुत सारे सवाल भी हैं साथ साथ जो पैरेलल चलते हैं। एक तरफ से देखिए, अगर बीजेपी के हिसाब से देखें या जो सरकार में बैठी है उस हिसाब से देखिए तो कुछ और आपको दिखाई देगा। जो खबरों में एंगल की बात कहते हैं उस एंगल को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ यहां दिखाई देता है। लेकिन सवाल यहां यह है कि सिर्फ गांधी परिवार का नहीं जाना एक सवाल तो छोड़ ही जाता है प्रकाश जी, साथ साथ एक सवाल और भी उठता है। अकाली दल के नेता नरेश गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल के बेटे, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्होंने अकाली दल ज्वाइन कर लिया था, अकाली दल के नेता, सांसद भी रहे, तो उनके नेता जो हैं उन्होंने कहा कल सीधा हमला बोलते हुए कांग्रेस परिवार पर, कहा कि कांग्रेस को गांधी परिवार के चंगुल से बाहर निकले बिना कांग्रेस का मजबूत होना मुश्किल है। सवाल यह है कि क्या अब अकाली दल के मुताबिक कांग्रेस की लीडरशिप तय होगी? पहली बात। दूसरी बात यह कि जब ये बैठक हो रही है, इस बैठक से बाहर निकल करके कांग्रेस पर अगर सवाल पूछा जा रहा है तो सीधा आप एक सवाल दागते हैं और अपनी बात रखते हैं कि कांग्रेस को गांधी परिवार से, उसकी चंगुल से बाहर निकलना होगा। क्या कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि कहीं आग है तो धुआं और धुआं है तो आग, ये जो नाराजगी G23 की नाराजगी जो बार बार निकल कर बाहर आती है, ये वो है। और उसके साथ में जब ऐसे लोग पहुंचते हैं जो कि विपक्ष के हैं, वो पहुंचेंगे। और इस वक्त अकाली दल सीधी टक्कर देने के लिए तैयार है पंजाब में। और वैसी स्थिति में आपको क्या लगता है, ये जो गांधी परिवार के ऊपर सीधा हमला नरेश गुजराल का है, इसको किस रूप में देखते हैं? दूसरी बात,
इस लीडरशिप और G23 की जो ये बैठक है इसको किस रूप में आप देखते हैं? तीसरी बात, राहुल गांधी को लेकर के करेंगे, अभी चर्चा बहुत सारी है हमारे बीच, और राहुल गांधी कश्मीर से लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, क्या पैगाम भेज रहे हैं, मोदी सरकार को क्या पैगाम भेज रहे हैं, कश्मीर के लोगों को क्या पैगाम उन्होंने दिया, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये दो खास सवाल है जिसको लेकर के सीधे आपके पास आना चाहता हूं। क्या कहेंगे इस पूरे मसले पे? राजीव जी, नरेश गुजराल की बातों को इतनी गंभीरता से मुझे लगता है कि लेने की जरूरत फिलहाल नहीं है। हाँ, अगर कांग्रेस के नेता इस बारे में कोई गंभीर बात कहें तो उसे ज्यादा गंभीरता से लिया जा सकता है। नरेश गुजराल महत्वपूर्ण अभी कांग्रेस के लिए नहीं है। मूल बात यह कि G23 के ग्रुप के कई लोग तो इसमें थे ही, उन पार्टियों के लोग भी थे जो अब तक कांग्रेस से छिटके हुए थे, तो ये भी बड़ी बात है। दूसरी बात, एक जिसे बहुत महत्वपूर्ण मैं मानता हूं, कि अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस में रह के भी ये बात कहे कि कांग्रेस को गांधी परिवार से मुक्त होना चाहिए, तो ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी किसी एक परिवार की छत्र छाया में बहुत दिन चल सकती है, पल सकती है, ऐसा संभव नहीं है। तो कांग्रेस को मुक्त होना, तो कांग्रेस को गांधी परिवार से मुक्त तो होना ही पड़ेगा। दिक्कत यह कि जो G23 के सदस्य या बाकी के जो लोग अभी विपक्ष के नेता डिनर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, उनमें से कोई व्यक्ति, कोई नेता ऐसा नहीं है जो जिसकी स्वीकार्यता ज्यादा हो। राहुल गांधी की स्वीकार्यता अभी ज्यादा कही जा सकती है कांग्रेस पार्टी का नेता होने के नाते, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। ना लालू यादव की कोई स्वीकार्यता देशव्यापी है, ना अखिलेश यादव की देशव्यापी है। हाँ, शरद पवार इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कई लोग कि कब कांग्रेस और एनसीपी, कभी ऐसा योग आए कि जनता पार्टी बनी थी इमरजेंसी के बाद, ऐसा कोई योग आए और तमाम कांग्रेस एक हो जाए, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस एक हो और कोई संगठन बनाए, तो मुझे ये बहुत दूर की कोड़ी लगती है। इस बैठक को ये स्वागत योग्य इसलिए कम से कम विपक्ष में कुछ तो सुगबुगाहट हुई, कोई तो पहल वो कर रहे हैं, सक्रियता दिखा रहे हैं, मोदी का विकल्प या बीजेपी का विकल्प बनने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, भले ही डिनर डिप्लोमेसी के नाम पे शुरुआत की है। तो ये स्वागत योग्य, जैसा कि अनुराग जी ने कहा, और ये लंबी दूरी के लिए, लंबी यात्रा का एक कदम साबित हो सकता है भविष्य में। इस तरह की मीटिंगों के बाद, इस तरह की मीटिंग्स होने के बाद ही आगे जाकर कुछ होता है, तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है। और कांग्रेस इससे विचलित लगती नहीं है, ना राहुल गांधी विचलित लगते हैं। ये रूटीन कांग्रेस को लगता है, क्योंकि कांग्रेस ने इसके पहले बहुत कुछ थपेड़े सहे हैं। अब देखते हैं कांग्रेस इसको कितनी गंभीरता से लेती है, लेकिन मुझे लगता है मीडिया इसको ज्यादा गंभीरता से ले रहा है कांग्रेस की बजाय। राजीव जी, और हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बात जो है जिस प्रकार निकल कर बाहर आती है, और जैसे G23, आखिर ये G23 और बहुत अच्छी बात आप दोनों कर रहे हैं। और स्वीकारता, अगर कांग्रेस के अंदर स्वीकार्यता की बात हो कि कौन किसको कितना स्वीकार कर रहा है, तो आज की तारीख में परिवार अलग बात है कि कौन गांधी परिवार, कौन और परिवार, दूसरा परिवार, उससे अलग लीडरशिप के लिए आगे कौन आ रहा है। खासकर कांग्रेस में ये देखने की जरूरत है किसके इर्द गिर्द लोग इकट्ठा हो रहे हैं, नेता इकट्ठा हो रहे हैं, कि इसको अपना नेता लोग आपस में मानने की कोशिश कर रहे हैं और समझ रहे हैं या स्वीकार कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। और आज की तारीख में अगर 14 विपक्षी दलों के नेता भी राहुल गांधी के साथ साथ बाहर जाते हैं, उनके साथ नाश्ता करते हैं, उनके साथ साइकिल से बाहर तक आते हैं, संसद भवन तक आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर के, तो एक स्वीकार्यता यहां दिखाई दे रही है। एक ये दिख रहा है कि हाँ राहुल गांधी जी आप आगे आइए। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जी जब आती हैं वहां से पश्चिम बंगाल से, तो वो भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम नेताओं से मिलती हैं, साथ साथ शरद पवार से भी मिलती हैं, तमाम लोगों से मिलती हैं, ये भी है। लेकिन एक और भी बड़ी बात यहां यह है कि अगर चुनौती देनी है और खासकर बीजेपी को चुनौती देनी है तो कांग्रेस को, जैसे भी हमारे साथी अनुराग चतुर्वेदी जी बता भी रहे थे कि एक अच्छी खासी सीट जीतनी भी पड़ेगी कांग्रेस को, और कांग्रेस ही है जो आमने सामने की लड़ाई में 200-250 सीटों पर बीजेपी के सामने रहती आई है। लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। तो इन तमाम चीजों को अगर देखें तो फिर यह समझ में आता है कि हाँ, नेहरू गांधी परिवार या सिर्फ गांधी परिवार, जो भी परिवार कह लें, उस परिवार के इर्द गिर्द जो राजनीति रही है उसमें स्वीकार्यता ज्यादा है। इससे कोई
इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन अब है कि हाँ, कोई और लीडरशिप उभर के आती है, किसी में इतनी ताकत है, इतना जनाधार है, तो बाहर निकल के आए और दिखाए। और लेकिन से और सिर्फ डैमेजिंग अंदाज में अगर आप कहीं बयान देते हैं तो ये गलत होता है, और ऐसे समय में जबकि मीडिया आपके साथ नहीं है, यानी कि कांग्रेस के साथ नहीं है। खैर, बढ़ेंगे आगे। अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगा। इस ओवरऑल मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी कश्मीर में हैं और 2 दिन के दौरे पर हैं, और सीधा राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं जो मेरा खानदान है वो कश्मीर से है और मैं भी कश्मीरी पंडित हूं। अपने आप को उन्होंने कश्मीरी पंडित कहा है। और इसके बाद इलाहाबाद होते हुए दिल्ली तक हम लोग पहुंचे हैं, लेकिन कश्मीर की जो हालत है उसको सुधारने की जरूरत है, और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, और साथ साथ कश्मीर में चुनाव भी हो। ये बातें राहुल गांधी ने कश्मीर से कही है, श्रीनगर से उन्होंने जो बात कही है। लेकिन उससे पहले जो दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, इसको लेकर के थोड़ा आपके विचार पर भी, आपका विचार भी जानना चाहूंगा। फिर सीधे आएंगे राहुल गांधी पर। हमारे दोनों साथी अनुराग जी भी अपने विचार रख चुके, और साथ में प्रकाश जी भी अपनी बात रख चुके हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर और G23 पर? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दाल में काला है तो चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं आग में धुआं है या धुआं कहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आग है। तो यही समझने की कोशिश कि ये जो G23 और G23 के इर्द गिर्द जो राजनीति चल रही है, उसका कांग्रेस, राहुल गांधी या सोनिया गांधी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस अंदर से क्या इससे मजबूत होती हुई दिखाई देती है या कमजोर होती हुई दिखाई देती है? अमलेंदु जी, देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि ये G23 जो कर रहा है उससे कांग्रेस मजबूत हो रही है, और कांग्रेस इसलिए मजबूत हो रही है कि जो छिपे हुए चेहरे थे वो अब सब सामने आते जा रहे हैं। मतलब किसी पे ये आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी भाजपा के साथ मिला हुआ या भाजपा का एजेंट है। कपिल सिब्बल जी बहुत अच्छे वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और कई लाख रुपए एक दिन की फीस लेते हैं एक अपीयरेंस की, ये सुना जाता है। क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि मैं उनको वकील कर दूं, मेरा कोई ऐसा मामला पड़ा भी नहीं कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचूं, लेकिन जो चर्चा है वो कि वो कई लाख रुपया जो है एक दिन की फीस लेते हैं। तो अच्छे वकील हैं, और कांग्रेस ने उनकी वकालत का उनको इनाम जो दिया है, उनको नेता बना करके, वो ठीक है। वो कपिल सिब्बल जी के ऊपर है, वो उसका क्या सिला देते हैं और क्या सिला नहीं देते हैं। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि कपिल सिब्बल जी क्या कर रहे हैं, अच्छी बात है कपिल सिब्बल जी एक कर रहे हैं। कपिल सिब्बल जी अब अकाली दल के साथ कांग्रेस को मिलाएंगे पंजाब में, और आम आदमी पार्टी के साथ मिलाएंगे, और इसी तरीके से अब तेलंगाना में केसीआर के साथ मिलाएंगे, बीजेपी के साथ मिलाएंगे उड़ीसा में। तो ये तो एक बहुत अच्छा मोर्चा बन जाएगा जिसका नेतृत्व कपिल सिब्बल जी करेंगे, और चांदनी चौक से जो है वो सभा चुनाव लड़ेंगे कपिल सिब्बल जी, और जीत के आएंगे इन सबकी मदद से, मुझको ऐसा लगता है। ये जो भी चल रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि आग, अगर मतलब धुआं, आग है तभी धुआं उठ रहा है, और कुछ भी हो सकता है कि सोनिया गांधी भी, राहुल गांधी कश्मीर में थे, प्रियंका गांधी बाहर थी, कोई नहीं पूछा। लेकिन अगर अखिलेश यादव पहुंचते हैं और बीजेपी के लोग पहुंचते हैं, नरेश गुजराल पहुंचते हैं, ममता बनर्जी के लोग पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं एक मतलब शक तो खड़ा करता ही है। और जो है अपनी जब से ठीक है वो ठहती करता है हवा में, लेकिन इतनी भी लठैती नहीं कर सकती है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। तो इसलिए उस लठैती में भी कहीं ना कहीं जो है, मतलब हम भागेंगे तो जमीन पे आके पड़ेगा, लेकिन वो जमीन पे नहीं पड़ रहा है, कहीं ना कहीं तो मतलब हो रहा है। तो इसका मतलब जो है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने पे चल रहा है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि G23 जो भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से कश्मीर में पिछले दिनों गुलाम नबी आजाद की जो थी रैली हुई, और वहां जो सोर्स देखने को मिले थे, और उसके बाद फिर गुलाम नबी आजाद साहब ने जो थे वो प्रशस्ति पत्र एक तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री को दिया। तो ये सब चीजें बहुत कुछ जो इशारा करती हैं, और राजनीति में जो है बहुत कुछ होता है, तो इसको ये देखने वाली चीज होगी क्या होता है क्या नहीं होता। जहां तक ये सवाल है कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो गांधी परिवार से बाहर हो कि गांधी परिवार का हो, मुझको लगता है कि आज की परिस्थितियां हैं उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार का ही जो है वो सर्वाइव कर सकता है और कांग्रेस को आगे लेके जा सकता है। बिना आज की जो परिस्थितियां हैं, और पहले की परिस्थितियां अलग नहीं होंगी, ठीक है, इंदिरा गांधी ने था वो खत्म कर दिया था एक पद एक व्यक्ति वाला, जो भी कुछ रहा हो, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें मुझको लगता है कि अगर मतलब जिसकी भी इच्छा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो कोई मोर्चा बने, भाजपा के खिलाफ कोई मोर्चा बने, 2024 में एक अच्छी रणनीति बने, लोग जीत करके आए,
तो मुझे लगता है कि ये बिना कांग्रेस के नहीं होगा, और कांग्रेस को कोई सिब्बल या गुलाम नबी आजाद या मनीष तिवारी या दिग्विजय सिंह या कमलनाथ ये आगे लेकर के नहीं जा सकते हैं। बड़ी कड़वी सच्चाई है। मतलब कांग्रेस के किसी भी नेता का कद जो है वो, अब चाहे वो बना नहीं या बनने नहीं दिया, ऐसा नहीं है बनने नहीं दिया गया हो। गुलाम नबी आजाद साहब जो पूरे देश का भ्रमण करते रहे हैं, और गुलाम नबी आजाद साहब ने कहां से राजनीति शुरू की थी और किस हद तक आगे जाके कांग्रेस में पहुंचे, आगे जाकर के पहुंचे, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने उनका कद बनाया था, तभी आज इस स्थिति तक पहुंचे हैं। कपिल सिब्बल साहब जो है अच्छे वकील हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, पर नेता अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन आज उनकी नेता की हैसियत है, बनाया है कांग्रेस ने उनको नेता, तो इसलिए उनकी हैसियत है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस ने जो है दूसरे नेता तैयार नहीं किए। कांग्रेस ने नेता तैयार किए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तैयार किया जा रहा था, अब वो छोड़ के चले गए। तो अब ये क्या है, मान लीजिए कल को जो है, जैसे चैनल है, टीवी चैनल, वो रोज चिल्लाता था कि राहुल गांधी में क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नहीं बन सकते, सचिन पायलट क्यों नहीं बन सकते। तो अगर बना दिया गया होता उस चैनल के कहने पे ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस का अध्यक्ष, तो आज क्या स्थिति होती। गुलाम नबी आजाद साहब को बना दिया जाए, आज कांग्रेस का अध्यक्ष, क्या स्थिति होगी। तो मुझको लगता है कि ये बहुत सी चीजें हैं, और देखिए 2024 तक भी बहुत कुछ चलेगा, अभी ये कुछ फाइनल नहीं है। इधर ममता बनर्जी जो है वो भी अपने हाथ पैर फैला रही है, अच्छी बात है, फैलाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। असम के नेता हैं अखिल गोगोई, जो चुनाव लड़े थे अभी अपनी पार्टी बना करके, और कहा जा रहा है कि उनके लड़ने की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आ गई। ये कितना सच, कितना चीजें होती है, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है, लेकिन ये है कि उनकी वजह से वहां कांग्रेस को सीट का नुकसान हुआ, हालांकि मत प्रतिशत उसके ज्यादा थे, और उन्हीं जगहों से वो भारतीय जनता पार्टी जीत करके सरकार में वहां आ गई, अच्छी खासी तादाद में लेकर के। उन अखिल गोगोई का कल या परसों बयान था कि ममता बनर्जी ने उनसे कहा है कि वो अपनी पार्टी का टीएमसी में विलय कर लें। तो अब टीएमसी अखिल गोगोई का विलय कराना क्यों चाहती है। राकेश टिकैत को उत्तर प्रदेश में अपना चेहरा बना के चीफ मिनिस्टर का दावेदार बनाना क्यों चाहती है। तो ये बहुत सी चीजें जो ये सब चलती रहेंगी। मुझको लगता है कि किसी को भी अपना विस्तार करने से कोई दिक्कत नहीं है, सबको विस्तार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी भी अपना विस्तार करे। देखिए गए थे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, बड़ी मुश्किल से ही होती, फिर वहां कांग्रेस की सरकार बन पाई, उसके बाद फिर सरकार गिर भी गई। इसी तरीके से राजस्थान भी गए, सब जगह जाते हैं, जाना चाहिए सब जगह, अधिकार है सबको चुनाव में आगे जाने का। लेकिन जहां तक ये सवाल है तो मुझको लगता है कि जो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कमजोरी की बात की जाती है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में लगे कि कांग्रेस यहाँ बहुत कमजोर है, तो आप देखिए पिछला जो चुनाव हुआ लोकसभा का, लगभग 6% से कुछ ज्यादा कांग्रेस का वोट है, समाजवादी पार्टी का शायद 18 या कुछ प्रतिशत है, या 21% ऐसी कुछ है, ये मिला लीजिए। अब अगर आप इसका विवेचना करें निष्पक्ष होकर के, तो कांग्रेस का जो 6% वोट है वो सिर्फ कांग्रेस का वोट है। समाजवादी पार्टी का जो वोट है उसमें 18% मुसलमानों का वोट है। उसके बाद समाजवादी पार्टी, अगर इस आधार पर विवेचना करें तो मुझको लगता है कि कांग्रेस को अपनी कमजोरी पर ध्यान देना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस को इस मोह से निकलना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उसको ही बलिदान देना है, औरों को भी बलिदान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि औरों के लिए जो है शहीद बनने का अवसर नहीं होना चाहिए, शहादत का तमगा जो कांग्रेस की सिर पे रहे, ये अच्छी बात नहीं है। शहादत और लोगों की भी होनी चाहिए, और शहीद का दर्जा जो है किसी से छीना नहीं जाना चाहिए। तो और लोग भी शहादत दें, कांग्रेस की अकेली शहादत क्यों देती फिर। जहाँ तक शरद पवार का सवाल है, तो शरद पवार साहब जो है वो एक समय में प्रधानमंत्री पद के मटेरियल थे, इसमें कोई शक नहीं, निश्चित तौर पे थे, और बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वो अब जो है वो प्रधानमंत्री पद के कम और शायद राष्ट्रपति पे ज्यादा मटेरियल हो गए इस समय। और जो मुझको लगता है कि सारी जो चीजें हैं वो शायद उनके इर्द गिर्द घूम रही थी। तो अब क्या चल रहा है राजनीति में, अब ये तो जो लोग कर रहे हैं अब वो जानेंगे, हम तो अपना विश्लेषण कर सकते हैं दूर से बैठ करके। जो खान चल रहा है, लोग बयान दे रहे हैं, नरेश गुजराल बाहर निकल के क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है नरेश गुजराल जो बहक गए होंगे ये कहने से पहले। नरेश गुजराल कहना ये चाहते होंगे कि जब तक जो है बादल परिवार से अकाली दल नहीं मुक्ति पाएगा तब तक अकाली दल सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन वो बहक गए, चूंकि वो लगा शायद वो कांग्रेस के नेता है, चूंकि इंद्र कुमार गुजराल साहब का कांग्रेस से लंबा संबंध रहा था, तो ये बहक के कह गए होंगे। बहरहाल इन सब चीजों को नहीं लेना चाहिए, और राजनीति है भी, बहुत सी चीजें होती रहेंगी। G23 में से एक तो कम हो ही गए हैं अपने जितेंद्र प्रसाद जी, वो
ब्राह्मण से आपका यहाँ जो G22 रह गया उसमें से कितने और अभी कहाँ गिरेंगे और कहाँ जाएंगे, ये सब देखने वाली चीज होगी। बहरहाल राजनीति अच्छी चल रही है और आने वाला समय बताएगा कि क्या समीकरण बनते हैं। जी राजीव, विस्तार से कहीं। और हमारे साथ दो और साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुराग चतुर्वेदी जी और हमारे साथ हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी। तो और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी की बात अभी आप सुन रहे थे। और इस वक्त हम चर्चा यही कर रहे हैं कि यहाँ एक तरफ दिल्ली में डिनर डिप्लोमेसी में नजर आए बहुत सारे विपक्षी दलों के नेता, अखिलेश यादव, शरद पवार, तमाम ऐसे लोग नजर आए, तो दूसरी तरफ श्रीनगर में नजर आए खासकर राहुल गांधी। और राहुल गांधी 2 दिवसीय यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे थे और उन्होंने श्रीनगर में जो बातें कही, वहां से क्या कुछ कहा है, एक छोटा सा उनकी बाइट फिर से सुनाना दिखाना चाहूंगा आपको कि श्रीनगर पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने जो लोगों से वो मुखातिब हुए उससे पहले जो चर्चा की है, आज उस चर्चा को एक बार फिर से राहुल गांधी की उस बाइट को सुनाइए कि क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है श्रीनगर से, क्या पैगाम दिया है। उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीधे अनुराग जी के पास एक बार फिर से आना चाहूंगा और बहुत सारे सवालों के साथ आप लोगों के बीच भी अपनी बातों को रखेंगे। और बहुत सारे साथी लगातार अपनी बातों को अपने विचारों को रख रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सीधे राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इसे सुनते हैं। मुझे लगता है कि मैं वापस आ रहा हूं घर आना। बहुत अच्छा। सिर्फ जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण नहीं हो रहा है, आज आक्रमण पूरे हिंदुस्तान पर हो रहा है। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि पार्लियामेंट में हमें उठाना चाहिए, मगर पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते, पार्लियामेंट में हमें दबा देते। पार्लियामेंट में मैं पेगासस के बारे में, राफेल के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता। और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं, जुडिशरी पे आक्रमण कर रहे हैं, विधानसभा, लोकसभाओं पे, राज्यसभा पे आक्रमण कर रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे प्रेस के मित्र हैं, मगर जो सच्चाई इनको लिखनी चाहिए ये नहीं लिखते हैं। मगर मैं आपको यहां मेन मैसेज ये देना चाहता हूं कि मैं आपके साथ इज्जत का रिश्ता, प्यार का रिश्ता चाहता हूं। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं और हम लड़ेंगे नरेंद्र मोदी को, और जो उनकी विचारधारा, हिंदुस्तान को बांटने की विचारधारा, हिंदुस्तान को तोड़ने की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उनको हम हराएंगे, क्योंकि ये हमारे देश का कल्चर है। ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर का कल्चर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का कल्चर है। तो सुना आपने कि ये पूरे हिंदुस्तान का कल्चर है और साथ साथ मीडिया को भी कह रहे हैं कि आप लिखिए, आप खुल करके लिखते नहीं हैं। और तीसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दे रहे हैं। और जो कुछ भी हो रहा है, राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें वहां कही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो विपक्ष के नेताओं को नजरबंद करने के लिए सरकार की आलोचना भी उन्होंने किया है। हालांकि बहुत सारी बातें हैं जो एक छोटे से क्लिप में आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि 10-15 मिनट की क्लिप दिखाएं तो एक लंबा ये प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन सरकार की, यानी मोदी सरकार की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब भी हम जम्मू कश्मीर या पेगासस के मुद्दे को उठाना चाहते हैं संसद में, तो उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सम्मान और प्यार का रिश्ता चाहता हूं। बिल्कुल शुरुआत में अगर आप सुने होंगे तो यहीं से इस बाइट की शुरुआत थी। और जिन्होंने दर्द और पीड़ा का सामना, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों ने दर्द और पीड़ा का सामना किया है। दिल्ली से पहले मेरा परिवार इलाहाबाद में रह रहा था और इससे पहले हम लोग कश्मीर में रह रहे थे। तो मैं आपको समझाता हूं, मेरे परिवार ने झेलम का पानी पिया है। आपके रीति रिवाज और आपकी सोच, जिसे हम कश्मीरियत कहते हैं, मुझ में भी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और कि कश्मीरियत जो है वो कश्मीरियत मुझ में भी है। सवाल यहां ये उठता है कि अनुराग जी, थोड़ा समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी का ये जो कश्मीरियत और कश्मीर से जो रिश्ता की जो बात है,
ये किस सियासत का संकेत दे रहा है, जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए। मैं समझना चाहता हूं कि आखिर आज और जिस ओपन माइंडेड उन्होंने और कश्मीर से कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, वहीं से ललकार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को, और संसद में जो आवाज उठाने और वहीं उसी मंच पर बैठे हुए हैं गुलाम नबी आजाद, उनसे पहले गुलाम नबी आजाद साहब ने भी लोगों को संबोधित किया था, उनको भी संबोधित करते हुए कह रहे हैं राहुल गांधी। तो बहुत कुछ अभी जैसे अमलेंदु जी बता भी रहे थे कि गुलाम नबी आजाद को गुलाम नबी आजाद बनाना, चाहे कमलनाथ को कमलनाथ बनाना राजनेता के रूप में, चाहे अगर देखें यहां कपिल सिब्बल को एक राजनेता के रूप में खड़ा करना, तो एक बड़ी जो पार्टी है वो ऐसे लोगों को बनाती भी है, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जुड़ते हैं, पार्टी धीरे धीरे बड़ी बनती है, एक साथ नहीं, दोनों मतलब कि गिव एंड टेक का रिश्ता होता है। हम भी मेहनत देते हैं और सामने वाला भी उसी अंदाज में, मतलब सामने वाली पार्टी भी एक मंच है तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये एक दूसरी बात थोड़ी सी मैंने यहां रख दी बात, क्योंकि अगर आप चर्चा करेंगे तो उस चर्चा को भी ला सकते हैं। बट कश्मीर से कश्मीरियत की बात और ये रिश्ता जो है कश्मीर का रिश्ता, ये किस सियासत, राहुल गांधी के किस सियासत का संकेत दे रहा है? मुझे लगता है कि ये कश्मीर की जनता जो कि पिछले 2 सालों से एक दुख झेल रही थी, उसको आवाज देने का, उसको अपनी दुख से अपने को जोड़ने की कोशिश थी। और साथ ही साथ राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने पुरखों को याद किया, विशेषकर जो कश्मीर से जो उनके पुरखे इलाहाबाद वाया दिल्ली आ गए थे, तो वापस से वो कश्मीर लौटना चाहते हैं। और ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है कि वो कश्मीर की जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी कश्मीर में उनको जब संसद चल रही थी और आखिरी सप्ताह जब था, क्योंकि मैं पिछले 3 सप्ताह में जो राहुल गांधी की भारत की संसद में और बाहर जो भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि एक उनके जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है, वो निरंतरता नहीं है। अभी मान लीजिए पहले कहा जा रहा था कि 5 अगस्त को सोनिया गांधी भी जा रही है विदेश अपना इलाज कराने, तो शायद श्रवण कुमार के रूप में वो भी चले जाए। तो अभी जब कि लोकसभा में आप देखते थे कि लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी केवल 7-7 सेकंड या 10-10, 12-12 सेकंड विपक्ष को कवरेज दे रहा था। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने जो पहले ट्रैक्टर चला के या साइकिल चला के या विपक्ष को गांधी जी की मूर्ति के इकट्ठा करके उनके प्रदर्शन करके एक बाहर के जो टीवी चैनल्स थे, जो बाहर का मीडिया, उसको ये मजबूर कर दिया था कि हम आपको हमारा कवरेज करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये डाल थे सत्तारूढ़ दल, तो उन्होंने पात चल के अपने आप को किया कि अगर आप हमारे को कवरेज नहीं दिलाना चाहेंगे तो हम एक वैकल्पिक से करके, मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब से पार्लियामेंट तक आना साइकिल चला के, ये एक बहुत सिंबॉलिक, एक बहुत मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम था। लेकिन अब जिस तरीके से आप देखिए कि ये अंतिम सप्ताह था और आज भी वो कुछ इस तरीके की चीज कर सकते थे। कश्मीर में यात्रा उनकी कभी भी हो सकती थी और ये कोई 8 या 9 तारीख या कोई कश्मीर में इंपॉर्टेंट नहीं थी, पर इसको इतर भी रख दे मान लीजिए एक रणनीति के हिसाब से, तो भी मुझे लगता है कि कश्मीर की जनता से संवाद करना, उनको भारत के निजाम ने जिस तरीके से उनके इंटरनेट काटा था, उनको जिस तरीके से सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया था, और जो पूरा का पूरा जो पिछली बार राहुल गांधी अपने संसद सदस्यों को लेके कश्मीर का दौरा करने गए और उनको एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया गया था। ईयू के जो कुछ सरकार पसंद कोई एनजीओ था जिसने कुछ संसद सदस्यों को लाके कश्मीर की डल झील में बैठे हुए उनको कुछ सर्टिफिकेट दे दिए थे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि कश्मीर को अगर आप कश्मीरियत के बहाने या अभी भी हीलिंग प्रोसेस वहां पे बहुत
जरूरी है। कि वहां कई पत्रकार 240 दिनों से 280 दिनों से अंदर बंद है। कई जगह जहां पर आतंकवादी और पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी अभी भी हमला कर रहे हैं, तो उसको एक शांति कहा जा सकता। और हम लोगों ने बार बार कहा कि 2 साल पहले 5 अगस्त को हम लोगों ने 370 धारा हटा ली थी। तो आज ही लोकसभा में बताया गया कि कश्मीर में जहां पर कि 370 धारा के हटाने के बाद कहा गया था कि वहां पर जमीन कोई भी खरीद सकता है। उसमें जो लोकसभा में सूचना दी गई है कि केवल 2 व्यक्तियों ने वहां पे कुछ जमीन का सौदा किया है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने एक कश्मीर की नब्ज जानने की एक बहुत शालीन कोशिश की है। और उनके भाषण में उन्होंने कश्मीर में भाजपा की जो नीति, विशेषकर अमित शाह और उसको भी हमला कर, उस पे भी एक सीधा हमला बोला है। और जो तोड़ने की और जोड़ने की राजनीति, या मान लीजिए कि लद्दाख और लेह को जो अलग किया गया है वहां का जो उसको रेखांकित करना, ये मुझे कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदुस्तान के आवाम को भी ये बताया कि कश्मीर की अभी क्या है और वहां पे हमें सबको उनसे जोड़ना पड़ेगा। जी। और कश्मीरियत और राहुल गांधी कश्मीर पहुंचते हैं और वहां से पैगाम जो उनका आता है वो ये कि मैं भी कश्मीरी हूं और मेरे पुरखे भी कश्मीर और झेलम के पानी को उन्होंने पिया है और यहीं जिया है, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस वक्त कश्मीर जाकर के और कश्मीरियत की बात करना, राहुल गांधी को अपने पुरखों की याद और वाया कहें तो दिल्ली, मतलब कश्मीर से इलाहाबाद और उसके बाद दिल्ली और फिर कश्मीर पहुंचना, ये क्या कुछ कहता है? ये किस राजनीति की ओर कांग्रेस को ले जाने की कोशिश है, ये समझने की कोशिश हम यहां कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि वहां पर खासकर कश्मीर में श्रीनगर में कांग्रेस के एक मुख्यालय का एक ऑफिस का उद्घाटन था, उसके लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। मौका उद्घाटन का था, लेकिन अगर सियासतदान वहां कहीं भी पहुंचते हैं तो सियासत तो होगी ही, आम जनता से मुलाकात होगी, और जब मुलाकात होगी तो चर्चा भी होगी। और चर्चा क्यों ना, अगर विपक्ष के नेता के रूप में आप हैं तो पक्ष पर हमलावर क्यों ना रहें। और ये हमला तब भी बनता है जब कश्मीर पिछले 2 साल से कहां पहुंच गया है, क्या बनाने गए थे और क्या हो गया है, ये सब जान रहे हैं, देख रहे हैं। और अगर लगता है कि कश्मीर में बहुत कुछ अच्छा हुआ है तो ये भी बताएं। और अगर कश्मीर के लोग अगर कहते हैं वहां से, और इतना ही नहीं, कश्मीर के पंडित, जो कश्मीरी पंडित हैं, उस पर अगर कश्मीरी पंडितों पर अगर देश की नई नवेली विदेश राज्य मंत्री जो हैं मीनाक्षी लेखी अगर पलटवार करती हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? जो कश्मीरी पंडित लगातार बीजेपी को सपोर्ट करते रहे, वही अगर उन्हीं कश्मीरी पंडितों को अगर कहा जाए, और खासकर कुछ एक लोग तो ट्विटर पे आकर के फिर हमलावर भी हुए, और खासकर मैं अशोक पंडित टाइप के लोगों को, फिल्मकारों का जिक्र यहां करना इसलिए भी चाहूंगा क्योंकि ये लोग लगातार बिल्कुल आंख बंद करके इन लोगों ने बीजेपी का सपोर्ट किया था। और अगर बीजेपी की नेत्री कहें कि जैसे लॉकडाउन के बाद जो लोग गए थे, लौट करके लॉकडाउन के पहले अपने अपने घरों को, वो वापस आ गए, वैसे ही इन पंडितों को भी वापस चले जाना चाहिए था। ये क्या कुछ कहता है, क्या कहलाता है, ये समझने की कोशिश हम लोगों ने की। लेकिन कभी मवाली कहना, कभी और कुछ कहना, ये फिर बाद में समझ में आता है कि एक तरफ से ऐसे ही बयान आते रहेंगे और आप सुनते रहिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। लेकिन इतना आसान है क्या प्रकाश जी इन सारी बातों को सुनना और कान से निकालना? लेकिन एक बात, दूसरी बात ये कि राहुल गांधी जब पहुंचते हैं और लोगों से चर्चा करते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से अभी समझाया बताया अनुराग जी ने, थोड़ा सा आपसे भी समझना चाहूंगा। कश्मीर में जाकर के लोगों को कश्मीरियत तो बहुत याद आती है, लेकिन जब आप दिल्ली पहुंचते हैं तो कश्मीर के दुख दर्द को आप भूल जाते हैं, ये भी लोग कहते हैं, और खासकर कश्मीर के लोग कहते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पार्टी कोई भी रहे, चाहे कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, लेकिन 370 को हटाना एक बीजेपी का अपना एजेंडा था और चुनावी वादा था
बीजेपी ने उसको पूरा किया। लेकिन कश्मीर के लोगों को जो एक खुशी मिलनी चाहिए थी, कश्मीर के लोगों को एक जो आजादी मिलनी चाहिए थी, कश्मीर के लोगों को आजादी का मतलब ये नहीं कह रहा हूं यहां, बिल्कुल मैं इसको यहां अंडरलाइन करना चाहता हूं, आजादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कश्मीर को आजाद करने की बात यहां कह रहा हूं। आजादी का मतलब यह है कि कश्मीर में जो जिस प्रकार बॉर्डर पर जो तनाव है, उस तनाव में वहां की जो सीमा पर लोग रहते हैं, जिस घुटन के साथ रहते हैं, जिस प्रकार घरों में दुबक के रहते हैं, जिस प्रकार वहां पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार आतंकी गतिविधियां होती हैं, इन सब से जो आजादी मिलनी चाहिए थी वो आजादी अभी तक नसीब नहीं हुई है। ये कश्मीर के लोगों की रिपोर्ट और फर्स्ट हैंड रिपोर्ट मैं दे रहा हूं। जो लोग हमारे साथ कश्मीर से जुड़ते हैं, जो हमें अभी भी देख रहे हैं, वो मेरी बातों से सहमत होंगे, इत्तेफाक रखते होंगे। ऐसे में राहुल गांधी अगर इस दुखते हुए नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? पहली बात कि इससे कांग्रेस को क्या बेनिफिट होने वाला है अगर सियासत की नजरिए से देखा जाए तो। दूसरी बात, कश्मीर को भी थोड़ा सा यहां रखना चाहूंगा और दिल्ली से कश्मीर की तरफ जो नजरें उठती हैं उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा। ओवरऑल क्या कहेंगे आप प्रकाश जी? राजीव जी, पहली बात तो ये कि अशोक पंडित जो है वो कंगना रनौत के पुरुष संस्करण है। कंगना रनौत महिला है, अशोक पंडित पुरुष है। बाकी दोनों का बौद्धिक स्तर समान है। 30 साल से जो आदमी मुंबई में बैठा है, जिसने एक भी कंगना की, खैर 2-3 फिल्में अच्छी यादगार हैं भी, क्वीन, झांसी की मणिकर्णिका, इनकी तो कोई फिल्म ऐसी यादगार है नहीं जो उन्होंने बहुत महान फिल्म बनाई है। वो के डोमिसाइल हो जाते हैं, वहां की मुख्यमंत्री की सुविधाएं ले लेते हैं, मुख्यमंत्री से मिलकर कलाकार हैं, और अभी भी कश्मीर कश्मीर का राग अलापता है। राहुल गांधी ने आज जो बात कही उसमें भी मुझे कोई बुद्धिमत्ता नहीं दिखती। उन्हें कहना चाहिए था कि जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ तब वहां पर, तब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तब केंद्र में यूपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार नहीं थी। राहुल गांधी को यह बात स्पष्ट कहना चाहिए थी कि मनमोहन सिंह के दौर में हम कश्मीर समस्या के समाधान की ओर लगभग पहुंच चुके थे, पर किसी कारणवश वो समाधान नहीं हो पाया और सरकार बदल गई। उन्हें यह बात कहनी थी। राहुल गांधी बहुत ही महान नेता है, महान इतने कि देखिए चुनाव अगले 7-8 महीने में यूपी में, 6-7 महीने में वो कश्मीर में घूम रहे हैं। उन्हें यूपी में जाकर बातें करनी चाहिए कि मैं यूपी का हूं, अमेठी का हूं, मेरे बाप यहाँ कहते, मेरे दादा यहाँ कहते। अब वो अपना रिश्ता कश्मीर से बताएंगे तो लोग बताएंगे भाई फिरोज गांधी कौन थे, फिर पुरानी बातें निकलेगी, तो उन्हें ये कहने की जरूरत थी नहीं। उन्हें बताना चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, इस देश की जनता एक आम वोटर एक ऐसे विरोधी नेता को पसंद कभी नहीं करेगी जो कहेगा देखिए हम कितने मजबूर हैं, हमारी बातें कोई सुनता नहीं है, संगठन हमारी बातें सुनता नहीं है, संसद में हमारी बात सुनी नहीं जाती। अरे राम मनोहर लोहिया के साथ कितने लोग थे, संसद में सुनी जाती थी बात। राजनारायण के साथ कितने लोग थे, सुनी जाती थी बात। तो आप अपनी बात जोर से कहिए। देखिए, अगर बॉलीवुड की तरफ जाऊं तो एक दौर था जब राजेश खन्ना की फिल्में बहुत सुपर डुपर हिट होती थी। राजेश खन्ना की बहुत शक्ल अच्छी नहीं थी, सुंदर भी नहीं थे, बहुत अच्छे फिजिक नहीं था, गाते भी नहीं थे, नाचते भी नहीं थे, लेकिन चल रहे थे क्योंकि फिल्में पारिवारिक दौर में थी। उस समय के लिए कहानियां लिखी और एक एंग्री यंग मैन को लाए। तो अगर राहुल गांधी एंग्री यंग मैन के रूप में नहीं आएंगे, मजबूर के रूप में मजबूर हूं, देखिए ये बीजेपी वाले हमें करने नहीं देते, ये मोदी हमें करने नहीं देता, ये अमित शाह हमें करने नहीं देते, ये नड्डा जी हमें करने नहीं देते, तो इससे कोई बात बनने वाली है नहीं। आप कांग्रेस के नेता हो, उस कांग्रेस के नेता हो जो देश की बड़ी पार्टी है, उस कांग्रेस के नेता हो जिसने कई पीढ़ी तक राज किया है, उस कांग्रेस के नेता हो जो अपनी लापरवाही से और गैर विवेक निर्णय के कारण अमेठी में आप हारे। आपका ध्यान कहीं और होता है, निगाहें कहीं और होती है। आपको स्पष्ट कहना चाहिए कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की, हमें आप क्या समझते हो। अगर राहुल गांधी ये भाषा बोलते हैं, हम अकेले काफी हैं, हमारी कांग्रेस का एक एक सांसद काफी है, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काफी है मोदी की ईंट से ईंट बजाने के लिए या बीजेपी की ईंट से बजाने के लिए, हम इस देश में पूरी तरह सक्षम हैं। इस देश की जनता, इस देश का वोटर एक सक्षम व्यक्ति को नेता बनाना चाहता है। एक ऐसे रोतले व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को जो अपना रोना रोता रहे, उसे कोई भी अपना नेता बनाना नहीं चाहेगा। ये मुझे लगता है कि सैद्धांतिक गलती यहां है। आप देखिए
यूपी की सरकार में जब उसके पहले सोनिया गांधी ने जाकर कहा था गुजरात में कि ये लाशों के सौदागर, तो उन्होंने लाशों के सौदागर को शब्द को उठाया, और जो टीवी चैनल अभी मोदी भक्त हैं, जो टीवी चैनल यूपी और कांग्रेस के भक्त थे, उन्होंने लाइव दिखाया था कि देखिए क्या कहा सोनिया अम्मा ने, और उसी बात को उन्होंने वही वोटों का ध्रुवीकरण किया। राहुल गांधी अभी जो कुछ कर रहे हैं, अच्छे भले आदमी है, जेंटलमैन है, पढ़े लिखे हैं, शरीफ है, खानदानी है, बहुत अच्छे आदमी है, 3 घंटे समुद्र में तैर सकते हैं, फिजिक युवा भी हैं, बहुत कुछ है। लेकिन भाई लोगों को ऐसा नेता नहीं चाहिए जो अपनी मजबूरी का रोना रोता हो। मैं खुद पीड़ित हूं, मान लीजिए मैं एक शोषित पीड़ित व्यक्ति हूं, तो मुझे ऐसा नेता चाहिए जो खम ठोक के कहे कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। लालू यादव को देखिए, इतने दिन जेल में रहे, अभी तक चारा घोटाला में दोषी हैं लालू यादव, नहीं है, इतना विवादित मुद्दा है, लेकिन लालू यादव ने कभी मजबूरी का चेहरा नहीं बताया। यह मजबूर व्यक्ति का चेहरा लेकर कोई व्यक्ति ऐसे नेता को पसंद नहीं करेगा। तो मुझे राहुल गांधी का यह स्वरूप अच्छा नहीं लगा। आप ईमानदार हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजनीति को राजनीति की तरह से खेलना पड़ेगा। दूसरी बात, कांग्रेस में योग्य लोगों की कोई कमी नहीं है। जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने थे तो किसको अपेक्षा थी कि वो 5 साल तक, और इतने झंझावतों के बीच, जब बावरी ढांचा दहने जैसी घटना हो जाएगी, उस मौके को भी उन्होंने संभाला। तो प्रतिभाओं की कमी तो इस देश में है नहीं। मुझे लगता है कि कांग्रेस में कम से कम 2 दर्जन नेता ऐसे हैं जो जिन्हें मौका मिले तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मनीष तिवारी, जिनके पिता को उग्रवादियों ने मार दिया, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा बोलते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, जनता से जुड़े हैं, वो क्यों नहीं आ सकते? बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस के आ सकते हैं। चिदम्बरम काफी वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन चिदम्बरम को जिस तरह से सरकार ने सताया है, उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वे दोबारा आके खड़े हों और मोदी के खिलाफ मोर्चा लें। लेकिन अगर ढूंढने जाएंगे, शशि थरूर थोड़े नम्र पड़ गए हैं, नरम पड़ गए हैं, इस सरकार के प्रति थोड़ा उनका ढुलमुल रवैया रहता है, क्योंकि वो भी फंसे हुए हैं तमाम केसों में। लेकिन फिर भी कांग्रेस में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो नेतृत्व कर सके। राहुल गांधी श्रीनगर में थे, वे वहां से ट्वीट करते, कपिल सिब्बल जन्मदिन की बधाई तुम्हें, मैं श्रीनगर में जनता से बात करूंगा, लेकिन मेरी ओर से शुभकामनाएं। एक ट्वीट कर देते, अलग संदेश जाता। तो राहुल गांधी अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, कैसी राजनीति कर रहे हैं। कम से कम वो अपने विरोधियों से इतनी सी बात तो सीख सकते हैं, लेकिन वो सीखने के लिए तैयार नहीं। राजीव जी करेंगे। ट्विटर ने उनके ट्वीट को सस्पेंड कर रखा है, हम और आप देख तो सकते हैं, लेकिन ये है कि 2 दिन से ट्विटर ने उनके ट्वीट को, इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, अभी अगर चालू हो गया हो तो अलग बात है, अदरवाइज अभी 1 घंटा पहले तक मैं देख रहा था तो राहुल गांधी का जो ट्विटर अकाउंट है वो सस्पेंडेड है। तो खैर फिर भी राहुल गांधी को लेकर के आप जो बात कुछ कह रहे हैं, थोड़ा साउंड दीजिए प्रकाश। राजीव जी वो किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके ये बात कह सकते थे कि कपिल सिब्बल को जन्मदिन की बधाई, इसमें वो छोटे नहीं हो जाते। कपिल सिब्बल इसमें कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, या न वो कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते। एक ये समन्वय का भाव झलकता कि राहुल गांधी अपने नेताओं की कीमत जानते हैं, उन्हें समझते हैं, ये बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और नेता में ये सारे गुण जो आप कह रहे हैं वो होना चाहिए। और खासकर ये बहुत सही बात है कि अगर हम कहें कि नहीं भाई मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, हमको तो बोलने नहीं दिया जाता है, यहाँ तो हम कुछ मांगते हैं तो हमें मिलता ही नहीं है, ये दुनिया मांगने की नहीं है दोस्तों, ये दुनिया छीनने की है। और खासकर राजनेता जो हैं उनको तो छीनना आना चाहिए। मुझे एक, अभी फिल्मों की बात कर रहे थे, मुझे एक पुराने जो हीरो फिल्म है उसका एक डायलॉग याद आ रहा है जिसमें जैकी श्रॉफ थे। तो जैकी श्रॉफ जब एक विलेन के पास जाते हैं, और जैकी श्रॉफ बहुत छोटा बच्चा होता है उस समय, तो जैकी श्रॉफ को वो विलेन बोलता है, वो बांसुरी बहुत सुंदर बजाता है। अगर आपको याद होगा कि उस फिल्म में बांसुरी बजाता हुआ बच्चा जो है वही आगे बढ़ता है, बहुत शानदार धुन है उस फिल्म में बांसुरी की। लेकिन वो विलेन कहता है कि ये दुनिया बांसुरी की भाषा नहीं समझती, ये दुनिया डंडे की भाषा समझती है। जिस बांस से आप बांसुरी बना रहे हो बच्चे, इस बांस से डंडा बनाओ। और खैर, तो मैं उस हिंसात्मक कदम की मतलब उस ओर बढ़ने की कोशिश, या आपको नहीं कह रहा हूं कि आप भी डंडा उठाइए और 4 डंडा मार दीजिए, उससे आपको अपना हक मिल जाएगा। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभी प्रकाश जी कह रहे थे कि हाँ,
यहां आपको लड़ना होगा, और जबकि आपके पीछे एक लंबी फहरिस्त है, जब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, हजारों लाखों आंखें जो हैं आपकी तरफ, नजरें टिकी हुई हैं कि हमारे नेता आप हैं और आप कुछ कीजिए, और जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आपके पीछे एक सैलाब आएगा जिसे जन सैलाब कहते हैं, वो आएगा तभी आप जीत करके उस गद्दी तक पहुंचेंगे। तो ये तो समझना होगा। और ऐसे अच्छे शुभचिंतक और ऐसे लोगों को जो अच्छे सलाहकारों की ज़रूरत है, शायद मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को भी ऐसे सलाहकारों की ज़रूरत है, तभी तो आज जब वो कश्मीर से जोड़ रहे हैं अपने आप को, जबकि चुनाव का वक्त है, और खुद को आप जोड़िए उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का आम मुझे पसंद नहीं है। अरे भाई साहब, अभी आपको सब कुछ पसंद आना चाहिए। आप देखिए इनको, मोदी जी को बहुत सारी चीजें जो है उत्तर प्रदेश की ही पसंद आ रही हैं। ओबीसी भी उत्तर प्रदेश के पसंद आ रहे हैं उनको। जब मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो साथ साथ ओबीसी के मंत्रियों को लेकर के आ जाते हैं उत्तर प्रदेश से, तो सब कुछ उन्हें पसंद आता है। उनकी दाढ़ी बढ़ जाती है, रविंद्रनाथ टैगोर के लुक में आने लगते हैं मोदी जी। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो आप भी कुछ कर लीजिए, उसी वक्त आपको मोदी जी को सुभाष चंद्र बोस याद आ जाते हैं। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है तो लाल बहादुर शास्त्री और तमाम लोग याद आ जाते हैं। तो आपको भी याद करना होगा, उनके नक्शे कदम पर मत चलिए, लेकिन उनसे भी ज्यादा अग्रेशन आपके हाथ में होना चाहिए। और बहुत सही प्रकाश जी ने कहा कि जब 3 घंटे आप समुद्र में गोता लगा सकते हैं, आप में वो युवा जोश है, ताकत है, तो आप एंग्री यंग मैन की तरह, मतलब राजेश खन्ना की जगह पे अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश कीजिए, और वो उसी की जरूरत इस वक्त है। खैर अमलेंदु जी, एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आपसे, क्योंकि कार्यक्रम जो है अब समापन की ओर है। ओवरऑल जैसा अभी हम लोग चर्चा कर भी रहे थे, आपका क्या कहना है इसमें, आप क्या जोड़ना चाहते हैं? कोई सवाल नहीं, लेकिन सीधा आपकी तरफ, और राहुल गांधी की राजनीति को और कश्मीर से जो जोड़ करके देख रहे हैं, अभी कश्मीर से जो पैगाम भेज रहे हैं राहुल गांधी वहां से, इसको किस रूप में देखते हैं जबकि संसद यहां चल रही है? राजीव जी, आज की परिस्थितियों में पूरे देश में कहीं कश्मीर के सवाल को उठाना जो है वो आग के साथ खेलना है, और पूरे विपक्ष में कोई नेता नहीं है जो इस समय कश्मीर के सवाल पे जो इस तरीके से खुलकर बोल सके। प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत से लोग लालायित हैं, ऐसा नहीं है कि लोग लालायित नहीं है और गोटियां नहीं सेट कर रहे हैं, लेकिन 370 पर कश्मीर में बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो रिस्क उठाने का मादा है, यही राहुल गांधी को और लोगों से अलग करता है। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी अमित शाह नहीं हो सकते, नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते, और होना भी नहीं चाहिए। राहुल गांधी आखिर राजीव गांधी के बेटे हैं, तो अमित शाह या नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते, और किसी हाल में नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए। और अगर कोई सलाह दे कि आप नरेंद्र मोदी या अमित शाह हो जाइए, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की यूएसपी जो वो राहुल गांधी होना है। हर आदमी के अंदर जो है 10-20 कमियां और 10-20 अच्छाइयां होती हैं। मोदी जी के अंदर भी 10-20 अच्छाइयां हैं, 10-20 कमियां हैं। अमित शाह जी के अंदर भी 10 अच्छाइयां हैं, 10 कमियां हैं, सबके अंदर होती है, राजनीति सबके अंदर होता है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, और जो रिस्क उठा करके बात कहनी चाहिए, राहुल गांधी के अंदर वो राजनीति में रिस्क उठाने की क्षमता है, वो रिस्क उठा करके बोलते हैं। तो ये एक बड़ी चीज है मुझको लगता है, और यही चीज आगे करके उनको और लोगों से अलग खड़ा करेगी। जब कश्मीर के सवाल पे कोई बोलने को तैयार नहीं है, उस समय भी राहुल गांधी जो थे वो बोल रहे थे, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। जब गए राहुल गांधी श्रीनगर और उनको रास्ते में से लौटा दिया गया, क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा उत्तर भारत का कोई नेता जो इस तरीके से खुल करके कश्मीर के मसले पर खड़ा होता? मुझको लगता है कि नहीं होता। और अगर आप कश्मीर को सिर्फ मुसलमानों से जोड़कर देखते हो, तब भी मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को सिर्फ मुसलमानों से जोड़ करके देखती है, पूरे देश भर के अंदर जो है कश्मीर को सेंटर में रख करके मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से घृणा फैलाने की कोशिश करती है, तो जिन लोगों को मुसलमानों के वोट चाहिए वो भी कश्मीर के सवाल पर नहीं बोल सकते इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ये चीजें जो हैं अलग करती हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर से अपना तादाद स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी चुनाव है, लेकिन चुनाव कश्मीर में भी होने हैं, और 2 साल हो गए हैं वहां जो है राष्ट्रपति शासन लगे हुए, और वहां भी चुनाव ड्यू है, और वहां की बड़ी मांग है कि जो चुनाव कराया जाए और उसको राज्य का दर्जा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ कश्मीर की घाटी की मांग नहीं है, ये जम्मू की भी मांग है, दोनों जगह की मांग है। जम्मू घाटी मतलब जम्मू की भी मांग है और कश्मीर घाटी की भी मांग है, दोनों की मांग है कि स्टेट जो है वो बहाल किया जाए और उसको राज्य का दर्जा दिया जाए।
और इस सवाल पे जो है हमारे यहाँ देखिए तमाम कांग्रेस के अंदर भी ऐसे नेता हैं जो कहेंगे नहीं 370 के सवाल पे हम तो मोदी जी के साथ हैं बिल्कुल, क्योंकि जो है तो कश्मीरी जो है वहां वो भारत के खिलाफ हो गए। भाई भारत के खिलाफ क्यों हो गया? आपने कभी इस पर ध्यान देने की कोशिश की? अगर कश्मीरी भारत के खिलाफ हो गया है, क्यों हो गया है? और मुझको याद पड़ता है कि जब शरद यादव और सीताराम येचुरी जी थे, एक बार एक मंत्री एक सर्वदलीय लेकर के गए थे कश्मीर, उनसे कश्मीर के लोगों ने कहा, जबकि दोनों जो है वो कश्मीर के मसलों के हमदर्द समझे जाते हैं, और उनसे कहा कि आप लोग यहाँ से जब दिल्ली पहुंच जाते हैं तो आप जो है हमारे दुख दर्द भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि कश्मीर के दर्द को जो है वो कश्मीर का दर्द नहीं समझना चाहिए, और कश्मीर को राजनीति कर सकते। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो कश्मीर गए वो राजनीति करने नहीं गए, हालांकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको राजनीति करनी चाहिए, लेकिन मुझको लगता है कि वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर राजनीति नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में अगर उस पर राजनीति हो जाए तो मुझे लगता है ये भी राहुल गांधी की समझ लेनी चाहिए कि जिस पर राहुल गांधी राजनीति नहीं करते, राहुल गांधी के उन बयानों पर पूरा देश में राजनीति करने लग जाता है। तो ये भी मुझे लगता है कि राहुल गांधी को थोड़ा सा करता है और राजनेताओं से। और जहां तक रिस्क उठाने का मामला है तो राहुल गांधी जो रिस्क उठा रहे हैं, हर तरीके का रिस्क उठा रहे हैं निश्चित तौर पर। और राजनीति जो है वो व्यापार नहीं है कि जहां आप जो है नापतोल के रिस्क उठाएंगे कि हमको इसमें जीत मिलेगी तभी जो है हम इसमें रिस्क उठाएंगे, तो फिर और व्यापारियों जैसा हाल जो पूरे देश में राजनीति का हो रहा वही हो जाएगा। सीबीआई का दरोगा भड़का के आपकी जो है सारी सिद्धांत और विद्वांत सब एक जगह रखा और फिर नमस्ते सदा वत्सले आप करते रहेंगे फिर सीबीआई के दरोगा की एक डंडे की। तो मुझको लगता है कि ये इससे चीजों से बाहर निकलना होगा। और राहुल गांधी भले ही अच्छे नेता ना हो, जरूरी नहीं कि राजनीति में जो है वो अच्छे नेता ही जो कुछ करते हो। गांधी भी बहुत अच्छे ऑडिटर नहीं थे, राहुल गांधी भी अच्छे ऑडिटर नहीं, तो कोई शक नहीं। मोदी जी बहुत अच्छे ऑडिटर हैं, जबरदस्त ऑडिटर हैं, इसमें कोई शक नहीं। नेता भी बहुत अच्छे हैं, उनके पीछे लोग हैं, करोड़ों लोग जो है उनके पीछे एकदम से दीवाने हैं। लेकिन उस दीवानगी का हासिल क्या है देश को, सवाल ये है। तो मुझको लगता है कि ये चीजें ऐसी चलेंगी। और मुझसे टीवी चैनल में ये बहस में एक एंकर ने कहा चिल्ला करके कि अमित शाह तो राहुल गांधी से 4 साल बने हैं सिर्फ, वो देखिए क्या कहां पहुंच गए। और उनका देखिए, तो मैंने उनको भी ये जवाब दिया कि राहुल गांधी अमित शाह होना नहीं चाहते, हो भी नहीं सकते जनाब। तो राहुल गांधी तो अमित शाह नहीं होना, राहुल गांधी बने रहे। राहुल गांधी जो है वो जेपी या लोहिया बनने की कोशिश ना करें, बस दिक्कत यही हो जाती है कि उनके जो सहयोगी हैं उनको जब जेपी और लोहिया बनाने लग जाते हैं, दिक्कतें वही पैदा हो जाती है। मुझको याद है मोहन प्रकाश जी ने बयान दे दिया था, शायद 2008 की बात है, कि जेपी उनको राहुल गांधी में जेपी की सूरत दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके के मामला जो है वो नहीं होने चाहिए। राहुल गांधी है, राहुल गांधी का जो अपना व्यक्तित्व है वो अलग है, तो राहुल गांधी को राहुल गांधी दिए जाए, ना उनको जेपी बनाया जाए, ना उनको लोहिया बनाया जाए, ना मोदी बनाया जाए। मुझको लगता है राजनीति अलग अलग कालखंड में अलग अलग नेता पैदा होते हैं, अलग अलग नेता आते हैं। और लेकिन जो हमारा इतिहास होता है, इतिहास के पन्ने के जो सुनहरे दिन होते हैं, वो उन दिनों को भी एक रेफरेंस में याद रखा जाता है और उस पर भी अमल किया जाता है। और ये भी ज़रूरत है, क्योंकि इतिहास के संघर्षों को अगर हम देखें तो उससे ये होता है कि हमें एक अनुभव हमारे सामने रहता है और उन अनुभवों के आधार पर हम अपनी बाजी और जीतने की ओर बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। इसमें भी राजनीति का अपना एक रूप है, और उसमें चाहे लोहिया हो, गांधी हो, सुभाष हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो या नेहरू हो या इंदिरा हो या राजीव हो, जिनकी भी बात करें, जो पुराने हमारे नेता जो आज नहीं हैं, लेकिन सब कहीं ना कहीं याद किए जाएंगे, याद आते रहेंगे और उनकी चर्चा होती रहेगी। बात यहाँ पर राहुल गांधी की इसलिए हो रही है क्योंकि देश में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका अपना जनाधार, उनमें ओरेटरशिप जो है, जो कि जिस ढंग से उनकी ओरेटरी है, जिस प्रकार वो लोगों के बीच अपनी पैठ बना लेते हैं, और पिछले 7-8 सालों में आपने देखा है, और खासकर जो एक अलग तरह का अंदाज उनका 2013-2014 में लोगों ने देखा, जो आगे बढ़ता गया, और अब हालांकि ढलान जो है वो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उनके सामने एक ऐसे कद के नेता को खड़ा होना होगा। और सबके अपने अपने विचार हैं, प्रकाश जी के अपने विचार हैं, अनुराग जी के अपने विचार हैं, अमलेंदु जी के अपने विचार हैं, मेरे
कुछ और विचार हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए तमाम साथी जो इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को, उनके अपने विचार होंगे। तो सबके अपने विचार हैं। यहाँ यही आता है कि एक नेता जो है वो नेता कैसे बनता है, उस नेता के पीछे जो लाखों नजरें जो टिकी रहती हैं वो क्या दे जाता है, ये देखने समझने की जरूरत है। और यही समझने की जरूरत यहाँ भी है और यही समझने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। लेकिन ये वक्त गुजर चुका है, आज का कार्यक्रम हमें समाप्त करना होगा। और हमारे तीनों साथी जो लगातार बने रहे, इस चर्चा में भाग लेते रहे, अपने विचारों को आप लोगों ने आप तीनों ने रखा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अनुराग जी आपको बहुत धन्यवाद, प्रकाश जी आपको बहुत धन्यवाद, अमलेंदु जी आपको बहुत धन्यवाद। और अच्छी बात यह है कि सब अपने विचारों को बहुत ही इत्मीनान से रखते हैं। ये खुशी की बात होती है कि ये अपने अपने विचारों को आप रखते हैं और अपने विचारों से अवगत कराते हैं बिना लाग लपेट के। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और वही हाल मैं देखता हूं कमेंट बॉक्स में भी कि सब अपने अपने विचारों, चाहे कोई मोदी जी की भक्ति करे, चाहे कोई राहुल जी की भक्ति करे या कुछ और करे, लेकिन सब अपने विचारों को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। यहाँ इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। एक ऐसा मंच जरूर होना चाहिए जहां हर तरह की बातें, हर तरह के विचार आए और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए जनता तो है ही जिसके हाथ में ईवीएम का बटन है, और वो बटन जल्द ही 5 राज्यों के लिए जनता के बीच होगा और उन राज्यों पर सबकी नजरें निगाहें रहेंगी। तो सबसे पहले धन्यवाद फिर से एक बार आप लोगों को देता हूं, अमलेंदु जी, प्रकाश जी और अनुराग जी, कि आप लोग बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे तमाम साथियों जो लगातार लिख रहे हैं। निजाम खान हैं हमारे साथ, पैनलिस्ट कह रहे हैं कि आपको और आपके पैनलिस्ट को सलाम करता हूं। सीमा खातून हमारे साथ में है, प्रशांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनप्रीत जी हमारे साथ हैं, असलम चिश्ती जुड़े हुए हैं जो लिख रहे हैं कि जिन चरागों से तासुब का धुआं उठता हो उन चरागों को बुझा दो तो उजाले होंगे। बहुत खूब लिखा है आपने। सुशील मिश्रा भी हैं, मोदी देश के लिए खतरा बन चुका है, सुशील मिश्रा लिख रहे हैं। सीमा खातून जय किसान लिख रही हैं। यूनिस भी हमारे साथ, मोहम्मद अशरफ आलम भी हैं जो कह रहे हैं ये लोग मुसलमान नहीं हैं इसलिए इन पर यूएपीए, एनएसए और न जाने कितनी धाराएं हैं लागू नहीं होती हैं, वो सब धाराएं सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं। प्रशांत मिश्रा बीजेपी लिख रहे हैं। कीमा अंसारी है जो प्रशांत जी धारा 370 ब्राह्मण ही ला गया। यहां पर वही जो मैं कह रहा हूं ना कि सब अपने अपने विचारों को अपने हिसाब से रख रहे हैं। मनप्रीत भी हैं। तो तमाम साथियों अब आप लोगों से भी विदा लेता हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े रहे और कल शाम फिर 7 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीवी लाइव। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।